नमस्कार, आप देख रहे देवभूमि समाचार और मैं आपके साथ प्रियंका मलिक। हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। यूसीसी को लेकर सीएम धामी ने दिया बड़ा बयान। जनवरी में कमेटी सरकार को सौंपेगी रिपोर्ट, बुलाया जाएगा विधानसभा का विशेष सत्र। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया रेड माइनर्स को सम्मानित। सिलकियारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन में निभाई थी अहम भूमिका। सुरक्षित बाहर निकाले गए थे सुरंग में फंसे 41 श्रमिक। उत्तराखंड कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। पौड़ी से कांग्रेस ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा समेत कई कांग्रेसियों ने थामा बीजेपी का दामन। धामी सरकार की नीति से प्रभावित हो रहे विपक्षी नेता। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक सता रही सूखी ठंड। अगले 2 दिनों में बारिश और बर्फबारी की संभावना। पाला और कोहरे से राहत मिलने के आसार। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करने की कवायद एक बार फिर से तेज हो चुकी है। माना जा रहा है कि नए साल पर राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया जाएगा, जिसे लेकर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा बयान दिया है। आइए रिपोर्ट देखिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पूरे देश की नजरें इस वक्त उत्तराखंड पर टिकी है। प्रदेश सरकार भी यूसीसी को लागू करने के लिए अब एक बार फिर से तेजी से कदम बढ़ा रही है और इस बीच सरकार यूसीसी को लागू करने से पहले सभी तरह की संवैधानिक व्यवस्थाओं को बारीकी से परखने का काम भी कर रही है। माना जा रहा है कि साल 2024 में समान नागरिक संहिता लागू हो सकता है। समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट बनकर तैयार हो चुका है। यूसीसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी एक बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जनवरी 2024 में कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी और रिपोर्ट मिलते ही सरकार इसका अध्ययन करेगी। उसके बाद सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएगी। जैसा कमेटी ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी से हमारी बात हुई है, उन्होंने संभवतः हमको कहा है कि जनवरी माह में हमको जो है अपना ड्राफ्ट दे देंगे और उसके बाद जो भी अन्य औपचारिकताएं होती हैं, औपचारिकता करने के बाद हम उसको विधानसभा में लाएंगे। विधानसभा का सत्र आहूत करेंगे और यूसीसी लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि प्रदेश वासियों के लिए ये गर्व की बात है कि उत्तराखंड राज्य यूसीसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा। मुख्यमंत्री जी की सराहनीय पहल है और हमने अपने विधानसभा चुनाव से पूरी इस बात की घोषणा की थी कि उत्तराखंड राज्य यूसीसी लागू करने वाले पहले राज्य के रूप में स्थापित करेंगे। और अगर मुख्यमंत्री जी ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि जनवरी माह में हमको रिपोर्ट मिल जाएगी, तो रिपोर्ट मिलने के बाद विधानसभा सत्र बुलाकर किसी भी देश को पारित करेंगे। और ये हम सब के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि देवभूमि से समान नागरिक संहिता की ड्राफ्ट को देश के अंदर लागू करने में सहायक सिद्ध हो। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले ही राज्य में यूसीसी को लागू कर दिया जाएगा। यानी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा चुनाव के दौरान जो वादा जनता से किया था, अब उस वादे को पूरा करने का समय नजदीक आ चुका है। ऐसे में धामी सरकार को इस फैसले से सियासी फायदा भी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष रंगवाल की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास में टनल रेस्क्यू ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाने वाले रेड माइनर्स को सम्मानित किया है। इस मौके पर सीएम धामी ने सिलकियारा टनल के रेस्क्यू ऑपरेशन को याद करते हुए बचाव अभियान में शामिल हर शख्स का आभार व्यक्त किया। आपको बता दें कि 17 दिन से सिलकियारा टनल में फंसे 41 श्रमिकों को बाहर निकालने में इन रेड माइनर्स ने अहम भूमिका निभाई थी। जो हमारे रेड माइनर्स हैं, इन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए लगातार कठिन परिस्थितियों में स्थितियों में अंदर जाकर खुदाई का काम किया, सफाई का काम किया, पाइप काटने का काम किया और अंत तक लगातार और बहुत ही कठिन परिस्थितियों में वो ऑपरेशन चला। उसको सफलता तक पहुंचाने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा। आज मैं सभी का अपनी तरफ से यहाँ अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। और चूँकि ऐसे लोग जो वास्तव में कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन जो काम असली काम है उस काम को सिरे तक पहुँचा रहे थे, ये सब बधाई के पात्र हैं।
उत्तराखंड कांग्रेस को लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि पौड़ी जनपद से कांग्रेस ब्लॉक प्रमुख महेंद्र उराणा समेत कई कांग्रेसी पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। साथ ही लोक क्रांति स्वराज मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष नवीन जोशी ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। महेंद्र भट्ट का कहना है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए अब लोकसभा स्तर पर नेताओं को पार्टी में शामिल करने का सिलसिला शुरू कराया जाएगा। देखिए, महेंद्र राणा जी का और उनके साथ आए हुए अनेकों प्रधान, पूर्व प्रधान, बीडीसी मेंबर, जिला पंचायत सदस्यों ने आज भारतीय जनता पार्टी सदस्यता ली है और देहरादून के भी कुछ सदस्यों ने ज्वाइन किया। उत्तरकाशी के भी अनेकों कांग्रेस से जुड़े हुए लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली है। हमारा तीसरा चरण है जब हम जनप्रतिनिधियों की ज्वाइनिंग के कार्यक्रम कर रहे हैं और क्योंकि शुरुआत राजधानी से होती है, अब धीरे धीरे टिहरी लोकसभा में होगा, पौड़ी में भी और होना है, हरिद्वार लोकसभा है, तो स्वाभाविक रूप से बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी जुड़ना चाहते हैं। मैं ब्लॉक प्रमुख हूँ और पहले भी ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ। तो ब्लॉकों में जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे वर्किंग में काम कर रहे हैं और हमें बड़ी सुविधाएं मिल रही हैं, जिस तरह से हमें और लगा कि बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहे हैं, तो मुझे लगा कि भाई क्यों ना हम उस पार्टी को मजबूत करें कि जहां इतने अच्छे विचार और इतने अच्छे काम हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया। लगता है कि 2024 लोकसभा चुनाव की जंग लड़ने से पहले ही कांग्रेस अपने हथियार डाल चुकी है। जिस समय पर पार्टी को आगामी चुनाव की तैयारी करनी चाहिए थी, ऐसे समय पर कांग्रेस के नेता हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ते नजर आ रहे हैं। हरक सिंह रावत जब तक बीजेपी में थे तब तक ईवीएम पर उन्हें पूरा भरोसा था, लेकिन पाला बदलते ही उनके सुर बदल चुके हैं। यह रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव से पहले क्या कांग्रेस ने डाल दिए हथियार? क्या कांग्रेस ने पहले ही स्वीकार कर ली हार? ईवीएम को लेकर बदले हरक सिंह रावत के सुर। क्या लोकसभा चुनाव से पहले ही उत्तराखंड कांग्रेस ने हार मान ली है? क्या 2024 की जंग लड़ने से पहले पार्टी ने अपने हथियार डाल दिए हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस को इस वक्त आगामी चुनाव की तैयारी में जुटना चाहिए, बजाय इसके पार्टी अब ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ने का राग अलाप रही है। अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले हरक सिंह रावत ने 3 राज्यों में मिली हार की वजह ईवीएम को बता दिया है। ईवीएम किस तरह से चकमा देती है, हरक सिंह रावत इसकी पूरी बारीकी समझा रहे हैं। आप भी सुनिए। तो ये टर्म है, ऐसा सॉफ्टवेयर दिया जाए कि भाई 30 तारीख लास्ट पोल हो गया, 10% जो है 10% वोट जो है या 15% वोट जो है 1 तारीख को अपना भी स्वतः ट्रांसफर हो जाएगा कांग्रेस का बीजेपी की तरफ। ऐसा सॉफ्टवेयर डाल दिया जाए तो वो 30 तारीख जब तक वो मशीन चेक होगी एकदम सही दिखाएगी मशीन। अब माना 1000 वोट पड़ा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 1000 वोट पड़ा, उसमें 560 वोट कांग्रेस को पड़ा, माना 550 वोट कांग्रेस पड़ा, 450 वोट माना बीजेपी पड़ा, 15% वोट अगर ट्रांसफर हो जाएगा, अब टोटल वोट तो 1000 रहेगा। वो तो सॉफ्टवेयर ही है, वो 2 तारीख को 3 तारीख काउंट होनी, 2 तारीख शाम तक वो सॉफ्टवेयर में ऐसा प्रोग्राम भर दिया जाएगा कि ईवीएम को लेकर हरक सिंह रावत का विश्लेषण किसी एक्सपर्ट से कम नहीं, लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात तो ये है कि जब हरक सिंह रावत बीजेपी में शरण लिए बैठे थे तब इन्हें ईवीएम से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब वो कांग्रेस में पाला बदलकर बैठे हैं तब पार्टी को हराने वाला ईवीएम है। हैरानी की बात है जनाब, यानी आपकी पार्टी की कसरत में कोई कमी नहीं, कमी है तो बस ईवीएम मशीन में। वहीं हरक सिंह रावत के इस बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने इसे हार की बौखलाहट करार दिया है। ये तो हार की बौखलाहट है और निर्वाचन आयोग जो भी निर्णय करता है उस निर्णय के लिए हम सब लोग कटिबद्ध होते हैं। और क्योंकि भारत सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश है, सर्वाधिक विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो गया है, इसमें आज की तकनीक को अपनाने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हार कबूल करने की, हार को सहन करने की कुव्वत कांग्रेस के नेताओं के अंदर होनी चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता बीजेपी को याद दिला रहे हैं कि ईवीएम पर सबसे पहले सवाल उठाने वाली पार्टी बीजेपी ही थी। कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो है कि आप देखिए, एक सबसे बड़ी बात यह है, आप खुद ही कहते हो हाईजैक हो सकती है, तो ईवीएम का मैजिक है, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत कुछ चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए थी वो हुई हैं और कई 15,000 शिकायतें
उच्चतम न्यायालय में पेंडिंग है। यकीनन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ईवीएम पर सवाल सबसे पहले बीजेपी ने ही खड़े किए थे। साल 2009 में बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग की थी। बीजेपी ने तो बकायदा एक किताब भी लॉन्च की थी जिसमें ईवीएम पर सवाल उठाए गए थे। लेकिन हालात बदले, परिस्थितियां बदली, सत्ता बदली, तो अब सुर भी बदल गए हैं। लेकिन जिस तरह से हरक सिंह रावत ने लोकसभा चुनाव से पहले ही ईवीएम का राग अलापा है, इससे अंदाजा लगाना कठिन नहीं कि कांग्रेस का फोकस अपनी तैयारी पर कम और ईवीएम के डर से हार पर ज्यादा है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में स्थायी निवास प्रमाण पत्र की बाध्यता को खत्म करने का आदेश जारी कर दिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि लगातार उन्हें शिकायत मिल रही थी कि स्थायी प्रमाण पत्र के लिए दबाव बनाया जाता है, लेकिन अब जिनके मूल निवास प्रमाण पत्र बने हुए हैं उनके लिए स्थायी प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को अब खत्म कर दिया गया है। जहाँ लोग जाते हैं तो मूल निवासियों को अनेक प्रकार से स्थायी निवास अन्य सर्टिफिकेट बनाने पड़ते हैं और मूल निवास जिनके पास होगा भविष्य में हमने अब व्यवस्था कर दी है और इसका सर्कुलर भी जारी कर रहे हैं कि जिनके पास मूल निवास हो वो सारी जो अन्य औपचारिकताएं हैं स्थायी निवास की अन्य जो भी होती हैं वो जो है स्वतः ही मान ली जाएंगी कि मूल निवास से ही वो कवर हो जाएंगी। वहीं उधम सिंह नगर के मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित खेल महाकुंभ में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने शिरकत की। खेल मंत्री रेखा आर्या ने खेल प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने खिलाड़ियों को प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी योजनाओं का आप सभी को लाभ मिले। इसके साथ ही जो योजनाएं खिलाड़ियों के लिए चलाई जा रही है वो राज्य में मील का पत्थर साबित होंगी। और खिलाड़ियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए, प्रदेश में खेल के वातावरण को डेवलप करने के लिए लगातार सरकार निर्णय ले रही है। मैंने 2 योजनाएं गिनाएं जिसमें एक उद्यमान उन्नयन है, दूसरा उसमें खेल प्रोत्साहन है जिसमें 8 से 14, 14 से 23 वर्ष तक के बच्चे उसमें कवर होते हैं। लगभग 8000 बच्चे इससे लाभ ले रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो उनके प्रशिक्षक हैं यानी कि कोचेस हैं उनका मानदेय भी सरकार ने एक सम्मानजनक मानदेय उनका राज्य बनने के बाद से लेकर पहली बार 2022 में हमारी सरकार ने करने का काम किया है। और एक महत्वपूर्ण फैसला जो आउट ऑफ टर्न जॉब है कि हमारे बच्चे जो है जब मेडल लेकर आते हैं तो उनका सम्मान आखिरकार उनके भविष्य को सुरक्षित रखने का काम कैसे हो, तो आउट ऑफ टर्न जॉब भी हमारी सरकार ने धामी जी ने करके दिया है। वहीं उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में उत्तराखंड कांग्रेस ने सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें पार्टी के तमाम दिग्गज नेता और कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। कांग्रेस के इस सम्मेलन में पार्टी पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एकजुट होने का आह्वान किया। कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं से सरकार की नाकामियां जनता तक पहुंचाने के लिए निर्देश दिए। आपको बता दें कि इन दिनों उत्तराखंड कांग्रेस सम्मेलन में व्यस्त है। सम्मेलन के जरिए उत्तराखंड कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रही है। हमारा जो कार्यकर्ता है, जो विभिन्न कार्यकर्ता है, उससे हमारे सीधे विमर्श आज होगा और हमारा क्या बूथ संयोजन है, कैसे हम बूथ को मजबूत करें। बूथ जीतो, चुनाव जीतो, ये हमारा लक्ष्य होगा। वहीं उत्तराखंड को डस्टबिन फ्री और 100% डोर टू डोर कूड़ा उठान को लेकर मुख्य सचिव एस.एस. संधू ने निर्देश जारी किए हैं, जिसे लेकर देहरादून नगर निगम में भी तैयारियां शुरू हो चुकी है और इसका एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया गया है, जिसके तहत अब नगर निगम ऐसी जगहों को चिन्हित कर रहा है जहां पर डस्टबिन लगे हुए हैं, उनको 15 दिन में हटाना है। उसके बाद वहां पर डस्टबिन हटाए जाने के साथ ही ऐसी जगहों को चिन्हित किया जाएगा जहां पर डस्टबिन हटाने के बाद कूड़ा फेंका जा रहा है। ऐसी जगहों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे और उसी के जरिए चालानी कार्रवाई भी की जाएगी। हमारे ऐसे पॉइंट्स को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम कर चुके हैं। जहां जहां भी हमारे डस्टबिन लगाए जाते हैं हमें उसको 15 दिन में हटाना है। उसके लिए हम प्लानिंग फेज वाइज प्लान तैयार कर रहे हैं, जो कि 1-2 दिन में तैयार हो जाएगा। इसके उपरांत उस जगह पर कोई व्यक्ति कूड़ा ना करे, कूड़ा ना फेंके, उसको रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे जो वल्नरेबल लोकेशन रहेंगी उसमें से उन पर हम सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रावधान भी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त चालानी कार्रवाई सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से अथवा किसी शिकायत के माध्यम जो शिकायत प्राप्त होंगी उनके माध्यम से भी की जाएगी।
वहीं देहरादून में 9 नवंबर को रिलायंस लूट के मुख्य आरोपी प्रिंस की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कोर्ट से आरोपी को एक दिन की रिमांड पर लिया, जिसमें कई अहम जानकारी पुलिस को मिली है। पूछताछ के बाद बताई गई जगह से दून पुलिस ने घटना में इस्तेमाल किए गए अवैध असलहा बरामद किए हैं। पुलिस ने 315 बोर का तमंचा और 3 जिंदा कारतूस को प्रेमनगर क्षेत्र के अंतर्गत ट्रेंचिंग ग्राउंड के पास से जंगल से बरामद किया है। पीसीआर के आधार पर जो इससे पूछताछ हुई थी, इसमें बताया कि जो जब इसके घटना करने के बाद गैंग के लोग यहाँ से फरार हुए तो विभिन्न स्थानों पर भागते वक्त इन्होंने एक जगह गाड़ी रोककर अपने असलहे वगैरह छुपा दिए थे, साथ ही साथ जो कपड़े चेंज किए थे। तो उससे पूर्व से अभियुक्तों से असला भी बरामद हुआ था, साथ ही साथ वो पहने हुए कपड़े भी और बरामद हुए थे। इसके पीसीआर पर इसने ट्रेंचिंग ग्राउंड के पास जो प्रेमनगर का क्षेत्र पड़ता है, जहाँ गाड़ी इनके द्वारा छोड़ी गई थी, वहाँ से एक 315 बोर का तमंचा और 3 कारतूस जिंदा बरामद किए गए हैं। अभियुक्त को वापस पूछताछ के उपरांत जो से जानकारी मिली है उसको इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है और बरामदगी के उपरांत उसको न्यायालय में वापस जेल भेजा जा रहा है। साथ ही साथ इससे काफ़ी सारे महत्वपूर्ण हमें जो जानकारी मिली है, किस तरह से गैंग पूरा आया था, क्या किस तरह की तैयारी थी, सभी जानकारी मिलने के बाद एक हमारी अलग से टीम इसमें आगे की जो पूछताछ में जानकारी मिली उस पर रवाना की जा रही है। उत्तराखंड के पुलिस थानों में अब सीनियरिटी के आधार पर ही थानाध्यक्ष और प्रभारियों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए पुलिस महानिदेशालय स्तर से बाकायदा आदेश जारी किए गए हैं। आदेश में उत्तराखंड पुलिस अधिनियम के प्रावधानों का जिक्र किया गया है। आपको बता दें कि राज्य के कई थानों में जूनियर पुलिस अधिकारी को थानाध्यक्ष और प्रभारी बनाए जाने के मामले में पुलिस महानिदेशक कार्यालय ने संज्ञान लिया है। पुलिस महानिदेशक इनके द्वारा जो है समस्त थानों में जो लगे जो है थाना प्रभारी है, चाहे वो एसओ हो चाहे इंस्पेक्टर हो, इनका रिव्यू किया गया। तो कुछ जगहों पे जो है जो कमी परिलक्षित हुई तो वो उसमें माननीय पुलिस महानिदेशक द्वारा जो है उसमें आपत्ति प्रकट की गई और स्पष्ट निर्देश जारी किए गए कि इसमें जो उत्तराखंड पुलिस का जो एक्ट का जो प्राविधान है उसके तहत उसका नियमानुसार जो इसका पालन किया जाए और जो है योग्य कर्मठ और जो ऑन मेरिट के साथ साथ जो है वरिष्ठता को जो है पूर्ण उसको उसमें वेटेज दिया जाए वरिष्ठता के आधार पर। और अब बात करते हैं उत्तराखंड के मौसम की। मौसम विभाग ने राज्य के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 1 से 2 दिनों में उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया है कि 22 और 23 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। हालांकि 24 दिसंबर को मौसम साफ रहेगा। 23 को दिख रहा है कि थोड़ा जो है एक पश्चिमी विक्षोभ है, हालांकि बहुत ज़्यादा तो एक्टिविटी उसकी नहीं दिख रही है, पर आप कह सकते हैं कि ठीक है, गढ़वाल में छुटपुट कहीं पे या जो अंदर कमार डिस्ट्रिक्ट है कुमाऊं रीजन के भी, जिसमें कि पिथौरागढ़ और बागेश्वर है, तो उनमें छुटपुट एक्टिविटी हायर रीचेज में विशेषकर लाइट एक्टिविटी हो सकती है रेन और स्नोफॉल की। तो स्नोफॉल तो 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र है तो उसमें ही संभावना है। तो आप ये कह सकते हो जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट हमारे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग या बागेश्वर, इनमें थोड़ी हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना कहीं कहीं पर होगी, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ है। और भी गढ़वाल के डिस्ट्रिक्ट देखें तो क्लाउडिंग रहेगी 23 को और बूंदाबांदी कहीं हो सकती है। इस तरह की सिचुएशन में दिख रही है। आज 24 से फिर साफ हो जाएगा मौसम। वहीं हल्द्वानी में गोला खदान कारोबारी के विरोध के बावजूद भारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही खनन कार्य शुरू किया गया है। आपको बता दें कि प्रशासन और वन निगम ने गोला के शीश महल और राजपुरा गेट से खनन कार्य शुरू किया है। खनन कारोबारियों के प्रदर्शन के चलते मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम के साथ ही तहसीलदार तैनात रहे। आपको बता दें कि खनन कारोबारी निजी हाथों में खनन और वाहनों की फिटनेस दिए जाने पर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो हमारा ये अभी फिलहाल शीश महल गेट है, इसके अलावा अन्य गेट हैं, सभी प्रारंभ हो गए हैं और इनमें खनन का कार्य कल से ही प्रारंभ हो गया था। कुछ लोगों का विरोध था अनावश्यक, वो लोग कुछ लोगों को रोक रहे थे। सिर्फ उस व्यवस्था को बनाने के लिए यहाँ पर मॉनिटरिंग के लिए हम लोग यहाँ पर मौके पे आए हुए थे कि व्यवस्था रहे और किसी तरीके की किसी को कोई परेशानी ना हो। अपनी स्वेच्छा से ये लोग नदी में खनन के लिए गए हुए हैं। नहीं, यहाँ तो कोई ऐसा विरोध नहीं है, शांतिपूर्वक चल रहा है। जो वाहन स्वामी अपने वाहनों को भेज रहे हैं, खनन का कार्य सुचारू है। सुरक्षा कैसे रहेगी, इसको पूरी तरह बहाल लगाएगी? एहतियात के तौर पे है, जैसे कि कॉल थी कि शायद कोई विरोध करेगा, पर ऐसा है नहीं। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। अब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। यूसीसी को लेकर सीएम धामी ने दिया बड़ा बयान। जनवरी में कमेटी सरकार को सौंपेगी रिपोर्ट, बुलाया जाएगा विधानसभा का विशेष सत्र।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया रेड माइनर्स को सम्मानित। सिलकियारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन में निभाई थी अहम भूमिका। सुरक्षित बाहर निकाले गए थे सुरंग में फंसे 41 श्रमिक। उत्तराखंड कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। पौड़ी से कांग्रेस ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा समेत कई कांग्रेसियों ने थामा बीजेपी का दामन। धामी सरकार की नीति से प्रभावित हो रहे विपक्षी नेता। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक सता रही सूखी ठंड। अगले 2 दिनों में बारिश और बर्फबारी की संभावना। पाला और कोहरे से राहत मिलने के आसार।